आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतफहमियों का पर्दाफाश करेंगे जो स्टार्टअप या फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड लोगों ने भ्रम बना रखे होते हैं। साथ ही कुछ रोशनी हम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अर्थात एक्सपेंशन से रिलेटेड फाइनेंसिंग पर भी डालेंगे। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में मिस्टर जॉर्ज हैं, जो मेरे एक्स बॉस भी हैं और फाइनेंस इंडस्ट्री में लगभग 23-24 सालों से काम कर रहे हैं। कुछ उनके सवाल होंगे, कुछ उनके जवाब होंगे, कुछ मैं सवाल उनसे करूंगा, कुछ वो जवाब देंगे, कुछ वो सवाल मुझसे करेंगे, कुछ मैं जवाब दूंगा। सो वेलकम जॉर्ज सर। नमस्कार जी। क्या क्वेरीज आती हैं आजकल आपके पास जो स्टार्टअप से अगर मैं कस्टमर्स के पास जाता हूँ, उनका सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है उसके अंदर ये स्टार्टअप के स्कीम्स क्या क्या हैं और उसके अंदर सब्सिडी क्या क्या मिलती है और उनको क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिलेगी। मतलब उनको क्वेश्चंस ये है कि अगर हम सपोज एक न्यू प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें हमें क्या सब्सिडी, किस चीज़ का सब्सिडी गवर्नमेंट हमें पे बैक करेगी, वो एक बहुत क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ी सी रिप्लाई चाहिए होगी। जी सर, जनरली हमने देखा है जितनी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, जैसे हम को कई बार ज्वाइंट विजिट भी करते हैं। ओके। धंधा नहीं करने का, उसका प्राइमरी मोटिव जो है बिजनेस करने का नहीं है। वो स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहता है? नौकरी से परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नौकरी छोड़ के और उसको बस कुछ स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन क्यों करना है? उसका प्राइमरी मोटिव ये गवर्नमेंट की सब्सिडी चल रही है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम चल रही है, उसका बेनिफिट उठाना है। तो क्या ये सब्सिडी है या गवर्नमेंट का सब्सिडी है या इसमें ये फेक है? नो, देयर इज अ सब्सिडी। ओके, दैट्स इट्स ट्रू कि वहाँ सब्सिडी है। सपोज एक कस्टमर मुझसे पूछता है कि मिस्टर जॉर्ज आप ना सब्सिडी के बारे में सीख के आइए, तो मैं क्या बोलूं उनको? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि सब्सिडी कहाँ है। हर किसी स्टार्टअप प्रोजेक्ट में, हर किसी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंस में प्रोजेक्ट में आप चाहे वो किसी भी तरह का हो, ऐसा नहीं है कि हर किसी नए बिजनेस स्टार्ट करने में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है। ओके। सब्सिडी आइडली क्या होती है, जैसे मैं आपको सब्सिडी का एक पॉइंट बताऊं तो आप जैसे मशीनरी खरीद रहे हैं तो समटाइम्स क्या है, वो सब्सिडी मशीनरी की कॉस्ट में सब्सिडी मिलती है। समटाइम आपको जो है आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट होती है उस पे कुछ इंटरेस्ट वेवर्स होते हैं, उस तरह की सब्सिडी होती है। बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं होता? नहीं, बैंक के ऊपर नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है। गवर्नमेंट स्कीम, हाँ, गवर्नमेंट स्कीम होती है। और उन स्कीम में भी क्या होता है सर कि लाइक आप जब जाएंगे, मतलब उस पर्टिकुलर वो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। जैसे स्टेट वाइज भी कई बार डिपेंड करता है। एक स्टेट में जैसे हरियाणा में लगाएंगे तो वहाँ अलग तरह की स्कीम हो सकती है, यूपी लगाएंगे तो वहाँ अलग तरह की स्कीम हो सकती है। ठीक है। या आप एमपी जाएंगे तो वहाँ अलग तरह की स्कीम्स हो सकती हैं। तो स्टेट वाइज भी डिफर करती हैं सब्सिडीज, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिफर करती हैं। आप एग्रो इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ सब्सिडी अलग तरीके से हो सकती है। अच्छा। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, लाइक आप मान लीजिए इसमें जाते हैं, कप टेक्सटाइल में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। आप किसी मशीनरी का पार्ट्स बनाने की उसमें जाते हैं तो वहाँ अलग तरह की सब्सिडी हो सकती है। डिफरेंट तरह की बिजनेस में डिफरेंट सब्सिडी हो सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जहाँ सब्सिडी नहीं होती है। एंड सब्सिडी के लिए भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। इट्स नॉट ईच एंड एवरी स्टार्टअप विल गेट दी सब्सिडी। तो अगर मैं बोलूं एक कस्टमर को, अगर मैं स्टार्टअप फंडिंग दे रहा हूं तो ना कि वो सब्सिडी के पीछे भागे, वो पहले हमसे वो स्टार्टअप फंडिंग उठाए। सर एक्चुअली सब्सिडी का जो सेटलमेंट है वो उसका तरीका समझिए। सब्सिडी का सेटलमेंट का तरीका ये होता है कि आप आपकी फील्ड में मान लीजिए आप किसी एग्रो इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक इंडस्ट्री का नाम ले लेते हैं। तो जिस इंडस्ट्री पे हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं आज की डेट में, उस इंडस्ट्री पे अगर सब्सिडी एप्लीकेबल है तो सब्सिडी की एडजस्टमेंट कैसे होगी? सब्सिडी की एडजस्टमेंट एक तो एक सर्टेन पीरियड के बाद होगी। ठीक है। आइडियली क्या होता है कि सब्सिडी का पैसा आपने अप्लाई किया एंड सब्सिडी का पैसा आ गया, बट इट विल बी केप्ट इन एफडी फॉर्म विद द सेम बैंक। ठीक है। और वो एफडी आप रिलीज नहीं कर सकते, और वो जो सब्सिडी का पैसा है वो लोन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होना है। ओके। मतलब अगर को कोई बेनिफिट नहीं, कस्टमर ने अगर सेल्फ फाइनेंसिंग की है तो उसको मिल जाएगा। और अगर उसने कस्टमर ने बैंक से लोन लेके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो वो पैसा लोन के अगेंस्ट एडजस्ट होना है। अब वो सब्सिडी जिस कैटेगरी में आएगी, लाइक उस मशीनरी के अगेंस्ट सब्सिडी है, मशीनरी लोन के अगेंस्ट सब्सिडी है, तो वो मशीनरी के लोन में एडजस्ट होगी। समझ राइट। और अगर वो वर्किंग कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्सिडी है तो वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट होगी।
ओके। बट वो कस्टमर को आइडियली नहीं मिलती है। अगर कस्टमर को एक ही केस में मिल सकती है कि उसने सेल्फ फाइनेंसिंग से कुछ लिया हो। और मैं जहां तक समझता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि सेल्फ फाइनेंसिंग में सब्सिडी अवेलेबल है। आई थिंक वो गवर्नमेंट को भी ये इस चीज को प्रमोट करती है ना कि बैंक का पैसा भी लगे, इकोनॉमी भी बूस्ट करे, तो सेल्फ फाइनेंसिंग में था शायद सब्सिडी उतनी नहीं होती। और 99% जो सर लोन पे ही होते हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास। ठीक। तो अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और हम विस्तार में जाएं, ये ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड को थोड़ा अच्छा डेफिनेशन आप दे सकते हैं? सर सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता ना स्टार्टअप है क्या। एग्जैक्टली तो वही मैं चाहता हूँ, स्टार्टअप और ग्रीन फील्ड में क्या डिफरेंस है, वो मेन ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में अंतर क्या है? पहले ना स्टार्टअप और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में समझिए। ठीक है। स्टार्टअप प्रोजेक्ट, स्टार्टअप आम भाषा में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होना उसको हम स्टार्टअप बोलेंगे। ठीक है जी। ठीक है। ये एक बिकॉज अगर एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्टअप जो है वो एक गवर्नमेंट की स्कीम का नाम है। ठीक है। उस स्कीम के तहत कई सारे इंडस्ट्री इन्होंने चिन्हित की हैं, कई सारी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया है कि इन इंडस्ट्री में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता नया तो उनको डिफरेंट लेवल पे, जैसे सब्सिडी का एक पॉइंट रह गया, कुछ पे कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते हैं, तो वो एक स्कीम का नाम है स्टार्टअप। ओरिजिनली स्टार्टअप जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है। ग्रीन फील्ड मीन्स नॉट एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, या एग्रो, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड। ग्रीन फील्ड मीन्स स्क्रैच से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट होने वाला बिजनेस, उसको ग्रीन फील्ड हम लोग बोलेंगे। वो बिजनेस कोई भी हो सकता है, हैवी इंडस्ट्री होती है, हो सकती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, इवन ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है, सर्विस बिजनेस भी हो सकता है। एनी बिजनेस विच इज स्टार्टअप फ्रॉम जीरो, स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच इज ए स्टार्टअप बिजनेस और ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। एंड स्टार्टअप इज ए नेम ऑफ अ स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट स्कीम है इसलिए थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए लोग स्टार्टअप करते रहते हैं। तो क्या ये एक गवर्नमेंट के लिए एक रिस्क टेकिंग नहीं है? एक आदमी आ रहा है, एक नया बिजनेस वेंचर कर रहा है, वो चलेगा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट की फंडिंग जा रही है, ये रिस्क टेक नहीं है? देखिए गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है ना। आप मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्रमोट करोगे? आप सब्सिडाइज करोगे चीज़ों को, आप फैसिलिटी दोगे। अगर देखिए हमारे हिंदुस्तान में वो पैसा तो है नहीं उतना जितना चाइना अमेरिका के पास है कि वो अपने स्टार्टअप्स को हैवीली सब्सिडाइज कर सके। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि भी हम लोन की फैसिलिटी दे दें। और लोन की फैसिलिटी में भी सबसे बड़ा इशू क्या रहता है? कोलेटरल का, जो सबसे बिग इशू रहता है कि क्योंकि जो भी गवर्नमेंट स्कीम चलाएगी वो स्कीम रूट तो बैंकों के थ्रू होनी है। ठीक है। गवर्नमेंट ने XYZ कोई भी स्कीम चलाई, उसका रूट तो बैंक के थ्रू होना है जी, राइट। तो अब बैंक के थ्रू होगा तो बैंक को भाई NPA अगर कल को होता है तो बैंक की प्रॉब्लम होगी, तो बैंक को सिक्योरिटी चाहिए कि भाई अगर लोन बांटना है, पब्लिक मनी है अल्टीमेटली, पब्लिक मनी अगर किसी को देना है और ऐसे बिजनेस में देना, जैसे आपने खुद कहा कि रिस्की बिजनेस हो सकता है कि स्टार्टअप शुरू होगा नहीं होगा, तो ऐसे बिजनेस में देना है तो कोलेटरल मांगता है बैंक। तो उसके लिए कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि इन इंडस्ट्री पे हम थोड़ा फोकस करना है, जो हमारे यहाँ के हिसाब से, इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें से कॉटन का हमने बार या अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लिया। तो कोलेटरल हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो कोलेटरल का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने एज अ गारंटी के तौर पे, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है लोन पे। ठीक है। अब यहाँ क्या रहता है कि यस डेफिनेटली, अगर आपने बोला जी रिस्की बिजनेस है, इफ यू गूगल सो मोर देन 98 या 95% का कुछ रेशियो है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो इतने बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। अगर 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो 95 बिजनेस में फेल होते हैं। रीजन प्रॉपर प्लानिंग ना होना, सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी के भरोसे चलना, बिल्कुल सिर्फ फर्स्ट एड होकर नौकरी छोड़ के बस बिजनेस शुरू करना है। और जैसे पीछे हमारे एक मंत्री हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, पीयूष गोयल जी शायद, उन्होंने पीछे एक कह दिया था, उस पर तो बवाल मच गया था कि लोग स्टार्टअप के नाम पे जो है ना समोसे की दुकान खोलना चाहते हैं। बिल्कुल आइडिया ही नहीं। हाँ, आइडिया ही नहीं है ना एक्चुअली क्या करना है। अब रियल स्टार्टअप की बात कीजिए तो स्टार्टअप मीन्स आप यू आर डेवलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। एरोस्पेस में जाना है, आपका मिलिट्री से रिलेटेड जो वेपन्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, AI में कुछ नया बना रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नई चीज लेके आ रहे हो, या ऐसा कोई
ऐसी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज इजाद कर रहे हो जिससे देश दुनिया का बेनिफिट हो। कहना ये चाहते थे वो हमारे मिनिस्टर साहब। और इट्स नॉट पॉलिटिकल व्यू, बट टेक्निकली हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि जो पैसा मिल रहा है उससे आप सिर्फ एक समोसे की दुकान, या आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट दिस समोसा दुकान, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, लाखों लोग बैठे हैं, अगर लाखों लोग उस बिजनेस को कर रहे हैं, इनफैक्ट करोड़ों लोग अगर उस बिजनेस को कर रहे हैं, तो उसमें स्टार्टअप का लोन या स्टार्टअप की फैसिलिटीज, सब्सिडीज गवर्नमेंट से क्यों मिलेंगे आपको? आपको उन्हीं प्रोडक्ट, उन्हीं सर्विसेज पे, उन्हीं टेक्स इंडस्ट्रीज पे सब्सिडीज या बेनिफिट्स मिलेंगे जिसमें आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे देश दुनिया का बहुत अच्छा बेनिफिट होना हो, मतलब कुछ नया बन के आना हो। इसके बाद सर आपने मुझसे पूछा था कि ब्राउनफील्ड इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस इन टू वेज। बेसिकली वन इज द कैपेसिटी एनहांसमेंट, यानी कि आपको एग्जिस्टिंग यूनिट जो है उसमें मशीनरी ऐड करनी है या मशीनरी को मॉडर्नाइज करना है, तो उससे आप अपनी कैपेसिटी को एनहांस करना चाहते हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो वो स्टार्टअप में गिना जाएगा, ब्राउन फील्ड में आएगा। अच्छा, ग्रीन फील्ड से चेंज हो जाएगा। ओके, वो एक्सपेंशन का पार्ट तो एक्सपेंशन वो नॉर्मल हो गया। एक एक्सपेंशन हो गया, देन एक्सटेंशन हो गया, देन वन यूनिट आपकी है, एक और यूनिट डालना चाहते हैं अंडर द सेम कंपनी। ओके, आप अगर एक यूनिट एक्स बिजनेस कर रही है आप, तो वाई बिजनेस अगर आप डिफरेंट कंपनी में डालना चाहते हो, देन इट कैन बी, इट विल बी कॉल्ड एज स्टार्टअप। बट इन केस सेम कंपनी, सेम बिजनेस, आप सेम कंपनी में एक नई यूनिट डालना चाहते हो या सेम यूनिट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्राउनफील्ड। एक और क्वेश्चन है, सपोज लोग जब आते हैं स्टार्टअप्स के लिए, उनकी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जैसे लोन का फील्ड बात करें, लोन की बात करें तो ईएमआई नाम की चीज होती है, कार लोन लो ईएमआई, होम लोन लो ईएमआई। अब स्टार्टअप में क्या चीज होती है? क्या ईएमआई बेस्ड होती है? क्या ईएमआई थोड़े दिन के बाद स्टार्ट होती है? रीपेमेंट सिस्टम कैसा होता है इसमें? सर स्टार्टअप पे ना मल्टीपल तरह के लोन होते हैं। स्टार्टअप पे ईएमआई बेस्ड भी लोन होता है। स्टार्टअप पे आपका मोटा मोटा ये समझिए कि आपको जो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, राइट? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, जो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आपकी बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड में नजर आएंगे, अगर उनको आपने बिल्ट करने के लिए या फिर उनको एक्वायर करने के लिए अगर पैसा लिया है, बैंक से फाइनेंस करवाया है, देन इट विल बी एज अ टर्म लोन, यानी कि ईएमआई बेस्ड लोन। आपको उनके लिए ईएमआई बनेगी। वो ईएमआई 2-3 साल से लेके और इवन 1 साल से लेके और 10-12 साल तक बन सकती है, डिपेंड कि सेल्फ लाइफ क्या है। जैसे मशीनरी की सेल्फ लाइफ 3 साल की है, 5 साल की है। देन यूनिट आपकी अगर मान लो रेंट पे है और आपका 5 साल का ही एग्रीमेंट है, तो वही 4-5 साल का आपका लोन बनेगा। अगर आपका लीज पे है जमीन, जो फैक्ट्री लैंड है, वो अगर 10 साल की है तो 10 साल का ही लोन बनेगा, क्योंकि जितने साल की आप लीज दिखाएंगे उससे ज़्यादा टाइम के लिए लोन नहीं मिलेगा। तो वो एक तो टाइम पीरियड इस तरीके से डिसाइड होता है। एक तो सेल्फ लाइफ होगी, एक फैक्ट्री का मतलब सिस्टम कितना लंबा चौड़ा चल रहा है। दूसरा ईएमआई बेस्ड लोन, सिर्फ वही लोन मिलेंगे जो फिक्स एसेट क्रिएट करने के लिए मिलते हैं। देयर आफ्टर आपको फिक्स एसेट क्रिएट, मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए लोन मिला या मशीनरी क्रिएट लेने के लिए लोन मिला, आपको कमर्शियल व्हीकल चाहिए था या ऑफिस फर्नीचर बनाना था, उनके लिए लोन मिला, वो आपका सारा ईएमआई बेस होगा, ठीक है। एंड इट कैन बी 1, 2, 3 लोन्स, मतलब बिल्डिंग के लिए अलग लोन हो सकता है, मशीनरी के लिए अलग हो सकता है, सेपरेट लोन्स, और इक्विपमेंट के लिए अलग हो सकता है। सब कंबाइन एक लोन नहीं होगा, बट हाँ एज ए कंबाइन लोन वो प्रोजेक्ट फाइनेंस कहला जाएगा। देन देयर आफ्टर आपको बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मार्केट में जो आपको पैसा लगेगा उसका वर्किंग कैपिटल गैप को फुलफिल करने के लिए वो वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए, तो वो आपको लिमिट की शेप में मिलेगा। और वो लिमिट भी डिफरेंट हो सकती है। देन वर्किंग कैपिटल में तो डिफरेंट है, जैसे आपको बना के एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, आप अगर एक्सपोर्टर की कैटेगरी में या मैन्युफैक्चरर प्लस एक्सपोर्टर है, तो आपको पीसी लिमिट वगैरह चाहिए होगी, सीसी लिमिट और पीसी लिमिट। अगर आप कुछ इंपोर्ट करके बनाते हैं तो आपको एलसी चाहिए होगी, ठीक है। अलॉन्ग विद आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में है या गवर्नमेंट या किसी डिपार्टमेंट से या बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, तो समटाइम्स बीजी की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक गारंटी की, दैट्स ए पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वहाँ पे
उस तरीके की फाइनेंसिंग, मतलब नीड बेस्ड फाइनेंसिंग होती है यहाँ पे। आपको इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल चाहिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए अलग फाइनेंसिंग होगी। आपको मशीन बिल्डिंग बनाने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, वो अलग तरीके से होगी। फर्नीचर के लिए चाहिए, वो अलग होगा। आपको मशीनरी के लिए अलग होगा। वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, सीसी लिमिट चाहिए, वो ओडी लिमिट चाहिए, वो अलग तरीके से होगा। देन देर आफ्टर आपको उनके अंदर सब लिमिट चाहिए, एलसी है, बीजी है, पीसीएफसी है, बैंक गारंटी है, ये चाहिए, वो सब उसके अलग अलग तरीके से होता है। तो क्या, जैसे मैं जैसे स्टार्टअप करता हूँ, तो क्या बैंक तुरंत ही मुझसे ईएमआई स्टार्ट करेंगे या कुछ मोहलत दिया जाएगा, मोनिटोरियम दिया जाएगा? क्योंकि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ एकदम से तो मेरी आमदनी तो आएगी नहीं, शायद 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकता है। सर डिफरेंट डिफरेंट है ना, आपका बिजनेस सेटअप जहाँ लगना है, जिस लोकेशन पे बिजनेस सेटअप लगना है, डे 0 जिस दिन आप काम शुरू कर रहे हैं, डे 1 समझ लिए, डे 1 से, और अब आप कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कब तक होगा आपका। आपने आज बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज अगर बिल्डिंग बनना शुरू होगी तो 2 दिन में बिल्डिंग बनेगी नहीं, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। देर आफ्टर मशीनरी आएगी, उसका इंस्टॉलेशन होगा, ट्रायल रन होंगे, ठीक है। वो सारी चीजें होने में मान लीजिए 1 साल लगता है, या 6 महीने, 8 महीने, वट एवर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो भी टाइम लगता है। उतने टाइम तक के लिए इंटरेस्ट होता है भाई, बैंक से जैसे जैसे पैसा लेगा, बैंक का पैसा तो मीटर तो चालू हो जाएगा, वो एक इंटरेस्ट होता है। देन देर आफ्टर जिस दिन आप कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, वहां से लेके और आपको एक रिपेमेंट ईएमआई भरने में या इंटरेस्ट का सर्विसेज करने में आपको टाइम चाहिए। कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले से तो आपके पास कुछ भी नहीं है पैसा, तो आपका उस पीरियड के इंटरेस्ट का एक ट्रीटमेंट होता है। देन कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद आप फुल फ्लेज कैपेसिटी में, प्रोडक्शन कैपेसिटी लेके आने में टाइम चाहिए होता है, वो 3 महीने 6 महीने और लग सकते हैं, या साल लग सकता है। तो वो एक टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड का अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा, वो उसको हम मॉनिटरिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि आप जिस दिन धंधा शुरू हो गया, कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, उस दिन से बाद से लेके और आपका जिस दिन आप रिपेमेंट के इतना पैसा कमाने लगे कि आप रिपेमेंट दे सकें, वो एक टाइम पीरियड हो गया, उसको मॉनिटरिंग बोलेंगे। देन जब आप पूरा पैसा देने के लायक हो गए, तब आपकी फुल इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ठीक तो इस तरीके से होता है सर। मतलब एडवांस में ऐसा नहीं कि आपने पहले ही ईएमआई दी और लोन लिया और इंस्टेंटली आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी ना, ऐसा नहीं है। आपका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद ही रिपेमेंट स्टार्ट होती है। उससे पहले ट्रीटमेंट्स होते हैं कि इंटरेस्ट को कैसे कैसे करना है, एडजस्टमेंट करना है, वो मतलब हर केस में अलग तरीके से हो सकता है। देन उसके लिए आप, अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा 1-to-1 बैठिए, क्योंकि हर फील्ड में हर तरीके, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती या हर किसी के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ऐसे ही हर इंडस्ट्री में अलग अलग चीजें होती हैं। समझ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। सपोज एक कस्टमर पर जाता, कस्टमर बोलता है मेरे को एक स्टार्टअप करना है, उस स्टार्टअप में सपोज हो सकता है 2 करोड़ का हो, उसका 10 करोड़ का हो, तो वो बोलते हैं बैंक मुझे क्या देगा और मैं अपने हाथ से मैं क्या लगाऊं, तो बैंक मेरी फंडिंग कितनी करेगी? सर बेसिक समझिए, आप जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको बिजनेस फंडिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैं इसको ना बहुत सिंपल कर देता हूँ। आप कभी होम लोन लेने गए हो मार्केट में होम लोन की क्या स्थिति बनती है? होम लोन आप जितना लेने जाते हो, आपको एक सर्टन पार्ट अपनी तरफ से लगाना होता है, एक सर्टन पार्ट बैंक देता है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ऑन कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है या मार्जिन मनी, ठीक है। तो आमतौर पे जो ये रेशो रहता है वो 75-25 का रहता है। तो यहाँ पे भी हम ये लेके चलते हैं, 75% बैंक की तरफ से फंडिंग हो सकती है, 25% आपको मार्जिन मनी या ऑन कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, हमारे पास मार्जिन मनी होता है, हम यही ना कर ले। आपके बिजनेस में अगर आप पैसा नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? 100% कहीं बाहर से आएगा। अगर मैं 10 करोड़ की बात करूं तो मुझे एटलीस्ट 2.5 से 3 करोड़ मेरे हाथ से मुझे लगानी पड़ेगी एक्चुअली, और लगाना भी चाहिए। अदरवाइज देखिए, मान लीजिए आपने कुछ पैसा बैंक से ले लिया, कुछ पैसा आपने इन्वेस्टर से लिया, अपना पैसा नहीं लगाया, देन व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? अल्टीमेटली आप
मान के चलिए आपने नौकरी छोड़ के आए थे, नौकरी में फ्रस्ट्रेट थे। नौकरी में फ्रस्ट्रेट क्यों थे? आपको सुबह शाम की रिपोर्टिंग देनी है, एमआईएस देनी है, ये देना वो देना है, फ्रस्ट्रेट हो गए, छोड़ दिया। अब आपने स्टार्ट किया, पैसा है नहीं, आपने कुछ पैसा इन्वेस्टर से उठाया, कुछ पैसा आपने बैंक से उठाया। बैंक को मंथली आपने स्टॉक स्टेटमेंट्स भेजनी है, डेटर क्रेडिटर के रेशियोज भेजने हैं, पूरा कंप्लीट बना के भेजना है, ड्राइंग पावर देनी है। इन्वेस्टर को से पैसा लगाया है, इन्वेस्टर को आपने एमआईएस देनी है। एग्जैक्टली आप मतलब बिजनेसमैन कहाँ से हुए? अगर आपके पास अपना पैसा है थोड़ा सा 25-30% पैसा आपके पास है और उसके बाद आपने 70-75% या 70%-75% बैंक से उठाया है, तो देन एक तरफ की रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है। आप बैंक को जो उसको वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए आपको जो फॉर्मेलिटी करनी है वो ठीक है, बेसिक फॉर्मेलिटी है, बट आप अल्टीमेटली नौकरी छोड़ के अगेन नौकरी पे ही कर रहे हो। और यहाँ पे भी पैसा तो दूसरों का है, तो आपने मेहनत करी, पैसा कमाया, तो पहले पैसा दूसरों के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा और इन्वेस्टर के पास जाएगा। आपके पास क्या रहना है? कुछ नहीं। और जॉब में तो फिर भी आप सेफ थे, 31st को आपको अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है कब पैसे आएंगे। इसका मतलब स्टार्टअप अगर करना हो तो एटलीस्ट 25-30% का इक्विटी लेके चलें, तभी आप स्टार्टअप करें, नहीं तो इसका जरूरत ना करें। जो अगर मैं सच बताऊं सर, घर लेने जाओगे, आप गाड़ी खरीदने जाते हो तब भी आपको कुछ मार्जिन मनी तो लगाना होता है ना। आप कार खरीदने, स्कूटर खरीदने जाते हो, डाउन पेमेंट जिसको हम लोग, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, छोटे छोटे मोबाइल पे भी लोन मिलते हैं आजकल, तो डाउन पेमेंट उसमें भी देनी होती है, चाहे 100, 200, 500, 1000 कुछ भी दे रहे हैं, हम डाउन पेमेंट तो दे रहे हैं ना। Fair enough. ठीक है, ये अब आता है, क्वेश्चन आता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। क्या स्टार्टअप अनसिक्योर्ड भी मिलता है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट स्कीम्स है, कुछ सारी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की है गवर्नमेंट ने। उनमें अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो देश दुनिया का उद्धार करे, कुछ बेनिफिट दिलाए जनमानुष के लिए, है ना, पब्लिक एट लार्ज। बट वो कितना वो होता है, बट बैंक को तो प्रॉपर्टी चाहिए होगी सेफ गार्ड करने के लिए। नहीं, वहाँ गवर्नमेंट जो है, जैसे वहाँ अलग अलग कैटेगरी हैं कि कितने अमाउंट तक कितना सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो स्कीम 20 करोड़ तक है आज की डेट में। 20 करोड़ तक का अमाउंट आपको विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक की तरफ से मिल सकता है थ्रू गवर्नमेंट गारंटी। ओके, यस, बट एक चीज़ और है, गवर्नमेंट गारंटी का मतलब है गवर्नमेंट की गारंटी फ्री में नहीं आएगी, उसके लिए एक फीस होती है। वो आपको वेबसाइट पे गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम चलती हैं, तो हर किसी की वेबसाइट पे उस फीस की पेमेंट अलग से लिखी होती है। वो फीस काइंड ऑफ इंश्योरेंस आपको एवरी ईयर पे करना होता है। तो ये इफ यू डोंट हैव ए कोलेटरल देन उसकी एक एडिशनल कॉस्ट भी है। तो क्या स्टार्टअप सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही है या दूसरे प्राइवेट बैंक्स में भी? सर एक्चुअली क्या है, कई सारे बैंक्स प्राइवेट में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है, और मेनली सिडबी वगैरह के थ्रू चलता है। और अलग अलग स्कीम में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स रहते हैं कि कौन कौन सा बैंक आएगा। पीएसयूज लगभग सभी होते हैं। तो ये आप तहकीकात करोगे कि कौन सी बैंक में फिट होती है? डेफिनेटली बैंक तो लगभग सब में फिट होगी, बट समटाइम्स होता है ना कि कोई बैंक किस तरह का बिजनेस कहाँ करना चाहता है, किस तरह के बिजनेस में किसी बैंक का एक पर्टिकुलर टाइम पे इंटरेस्ट है। जैसे एक स्टार्टअप आता है तो आपको पूरी एनालिसिस करनी होगी, पूरी छानबीन करनी होगी, क्योंकि बैंक तो आप पर रिलाई कर रहा है। आप इसका एनालिसिस करोगे, सब कुछ तरीके से करोगे, तो आप किस तरह से वो एक स्टार्टअप को एनालाइज करोगे? सर देखो, स्टार्टअप में एनालाइज करने के लिए पुराना तो कुछ होता नहीं है, ना तो कुछ फाइनेंशियल्स होते हैं, ना कुछ होते हैं। तब मेरा, अगर मैं स्टार्टअप कर तो मेरा बैकग्राउंड देखोगे ना कि वो स्टार्टअप क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली ये करेंगे, अदरवाइज अगर आपके पास देखो पूंजी है, दो चीजें हैं, एक तो आपके पास नॉलेज है, दूसरा पूंजी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास दोनों होती है। ठीक है, नॉलेज है तो पूंजी की कमी होगी, और पूंजी है तो नॉलेज की कमी होगी। ये ऐसा आमतौर पर मिलता है, आता है। हालांकि हर किसी केस में नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। सो इफ यू हैव कैपिटल, आपके इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ पैसा बैंक से लेना है, कुछ आप अपना लगा रहे हैं, तो आप यू कैन हायर ए टैलेंट
यानी कि जो उस फील्ड में जिसमें आप स्टार्टअप में उतरना चाह रहे हैं, आपके पास टैलेंट को हायर कर सकते हैं, राइट? इट कैन बी पॉसिबल, मतलब बैंक इसमें कोई परेशानी नहीं है बैंक को। और अगर आपके पास टैलेंट है और सिर्फ टैलेंट है, पूंजी नहीं है, डू ए जॉब, सिंपल, डोंट स्टार्टअप। ठीक है, ठीक है, कैपिटल चाहिए ही चाहिए। सो दोनों ही केस में कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मतलब मार्जिन मनी या ओन कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। जी चलो, अब मैं बात करता हूँ स्टार्टअप फंडिंग, तो मोटा मोटा आपने पूरा एक्सप्लेन करा। अब मैं बात करता हूँ ब्राउन फील्ड की, जो ऑलरेडी एक है, उसको एक्सपैंड करना है या एक एडिशनल बनाना है, तो उसका आप थोड़ा सा विस्तार बताइए। सर बेसिकली ये समझिए कि मैंने आपको बताया कि नेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंडिंग होती है। अब आप एक्सपेंशन में आपको कहाँ कहाँ पैसे की जरूरत है, आपको मशीनरी के लिए पैसे की जरूरत है, पैसा मिलेगा, टर्म लोन की शेप में मिलेगा। आपको अगर सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंसिंग चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप नजर आ रहा है, तो आप वर्किंग कैपिटल लेंगे, दोनों ही कैटेगरी में एक्सपेंशन है। आपको नई यूनिट स्टार्ट करनी है तो वहां बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए, सेम स्टार्टअप की तरह, राइट? तो सेम रहेगा। अच्छा, मार्जिन भी वहां पे रहेंगे। बस यहाँ स्टार्टअप में यानी ग्रीन फील्ड में और ब्राउन फील्ड में डिफरेंट ये है कि ग्रीन फील्ड बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होती है, जीरो से, और ब्राउन फील्ड पहले से चल रही कंपनी, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस बेस से लिंक्ड होती है। अब एक चीज है यहाँ पे, एक कैच है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनकी अच्छे खासे बिजनेसेस चल रहे हैं, और वो जब अच्छे खासे इन द सेंस कि देखो, आइडली में हमने ये देखा कि नेक टू नेक रहती है सिचुएशंस। आपका बिजनेस 10 करोड़ की है, 10 करोड़ का है, तो आपकी फंडिंग भी लगभग उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे रहती है। मतलब बैंक से फंडिंग जो है 10 करोड़ पे जितनी मिल सकती है, उसका लगभग पूरा यूटिलाइज कर रखा होता है बैंक, मतलब जो हमारे कस्टमर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने। और ऐसी कैटेगरी में क्या होता है ना कि बिजनेस बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है, अच्छी टर्नओवर होती है। तो अब सी पीएसयू बैंक का एक अलग तरीके का अप्रोच होता है, लेकिन वहाँ जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है तो प्राइवेट बैंक्स उनको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छी फैसिलिटी के हिसाब से उनको अपने पास ले आते हैं, खींच ले आते हैं। अब उनको जब एक्सपेंशन करना होता है तब प्राइवेट बैंकों को समझ में नहीं आता है। मेरे पास जितने लोग आते हैं जो रिक्वायरमेंट आती है उनकी एक्सपेंशन की, प्राइवेट बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा होता। द मोमेंट आप एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, प्राइवेट बैंक को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइवेट बैंक सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से लिंक फाइनेंस ही देता है। आपकी परफॉर्मेंस 10 करोड़ की है, आपने 2.5-3 करोड़ की फंडिंग पहले ही उठा रखी है, तो आप उनके लिए स्ट्रेच्ड हो, पूरा दे रखा है आपको। और ऐसे भी आता है कभी टर्नओवर थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाए, प्राइवेट बैंक सपोर्ट ही नहीं करता, बट उसको अगर पता चला कि उसको थोड़ा सा फाइनेंस और सपोर्ट आ जाए तो वो अपना टर्नओवर खींच सकता है। हाँ, मतलब सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं करता, करते हैं, लेकिन थोड़ा रेशियो कम है। रेशियो कम है, क्योंकि किस स्थिति में कितना कौन सपोर्ट करेगा वो थोड़ा सा मैटर ऑफ सिचुएशन की भी, पुराना हिस्ट्री कैसे रही है क्लाइंट की, या वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बट ये है कि ब्राउन फील्ड यानी कि जिसको एक्सपेंशन करना है उसके लिए थोड़ी सरदर्दी रहती है अगर वो प्राइवेट बैंक में है। पीएसयू यस खुल के देते हैं, हेल्प करते हैं, हिस्ट्री अच्छी है, आपने रिपेमेंट ठीक रखी है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आपका अकाउंट का बिहेवियर ठीक है, आपको एक्सपेंशन के लिए पीएसयू में पैसा मिलना आसान है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। वहाँ थोड़ा सा एनालिसिस ज़्यादा होता है वहाँ। नहीं, उनको नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला बहुत कुछ नहीं समझ में आता, या तो बहुत सुपर लेवल पे बात करते हैं। अब भाई अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, बात करें अगर अडानी साहब को करना है, अंबानी साहब को करना है, तो वो फटाफट दे देंगे। पर एक छोटे लेवल को शायद एक छोटे कस्टमर को, एक छोटे बिजनेस को वो एक्सपेंशन में थोड़ा सा ये है, इफ एंड बट बहुत सारी होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंशन के टाइम पे छोटे बिजनेसमैन को प्राइवेट बैंक का साथ छोड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो आज की ये वीडियो यहीं तक, हमने लगभग हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको इस लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट हमसे छूट गया है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको क्लैरिफाई करेंगे। और अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको स्टार्टअप या एक्सपेंशन में फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कंसल्ट करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
और साथ ही इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों को जो जानकारी है, वो सही जानकारी है, वो उन तक पहुंच सके। थैंक यू।